Everyone. I am Heather Ali and I am an academic counselor at GIPS CSS. The topic today that is going to be discussed is Russia-Ukraine conflict. Western media पे और all over the media ये report हो रहा है there is a threat of war between Russia and Ukraine. इस थ्रेट की रीज़न क्या है? क्योंकि रशिया जो है वो बिल्डअप कर रहा है troops को on the Ukrainian border. And reports say that more than 100,000 troops have been mobilized on the Ukrainian border. अब रशिया ने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज क्यों किया है, बिल्डअप क्यों किया है यूक्रेन के बॉर्डर पे, उसकी रीज़न जानने के लिए वी हैव टू मूव बैक टू द हिस्ट्री. उसकी रीजंस क्या हैं? तो हमें जाना पड़ेगा 1991 में. 1991 में क्या होता है? यूनियन ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक्स वो डिसॉल्व हो जाता है. और उसके डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? वो डिवाइड हो जाता है 15 पार्ट्स में. दैट इज इट डिवाइडेड इन 15 कंट्रीज. अब रशिया और यूक्रेन ये दोनों यूएसएसआर का हिस्सा थे. रशिया सबसे बड़ा हिस्सा था यूएसएसआर का, और आफ्टर रशिया यूक्रेन वाज द बिगेस्ट कंट्री इन द यूएसएसआर. अब जब 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ और यूक्रेन इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो यूक्रेन में दो तरह के लोग थे. कुछ लोग वहाँ पे प्रो रशियंस थे, और वो प्रो रशियंस क्यों थे उसकी रीजंस थी. उसकी रीजंस ये थी कि दे वर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स रशिया बिकॉज दे शेयर्ड बॉर्डर विद रशिया. फिर उसके बाद उनकी एथनिक सिमिलैरिटीज़ थी वहाँ रशिया के लोगों के साथ. फिर उसके बाद उनका रिलीजन भी सेम था. तो प्रिडोमिनेंटली जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन था वो प्रो रशियन था. अब आ जाते हैं दूसरी तरह के लोगों की तरफ, जो कि मेजॉरिटी में है. वो लोग क्या चाहते थे? वो लोग ये चाहते थे कि अब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे, डिफरेंट जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं. तो यूरोपियन कंट्रीज की तरह मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री. तो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होते हैं? प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होते हैं बैक इन 2004. एक डेवलपमेंट होती है. उस डेवलपमेंट में क्या होता है? मोर देन 10 कंट्रीज जो हैं, 10 न्यू कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं. अब 8 आउट ऑफ दोज 10 कंट्रीज दे वर प्रीवियसली पार्ट ऑफ यूएसएसआर. तो इट वाज अ डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया, क्योंकि रशिया को अब एनसर्कल कर लिया गया था यूरोपियन यूनियन और नेटो के. अब नेटो क्या है? नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है. ये अलायंस है 30 कंट्रीज का. इसमें होता क्या है कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो 30 कंट्रीज मिलके उसको डिफेंड करेंगे. अब प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू होते हैं. रशिया जो है, यूक्रेन भी चाहता था यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा बनना. रशिया इसके अगेंस्ट है क्योंकि इनका बॉर्डर शेयर कर, ये रशिया और यूक्रेन बॉर्डर शेयर करते हैं. तो 2008 में यूक्रेन की और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स की मीटिंग होती है और नेटो के मेंबर्स की. तो उस मीटिंग में क्या डिसाइड होता है कि यूक्रेन चाहता है नेटो का हिस्सा बनना. तो नेटो आगे से कहता है कि ठीक है, आप नेटो का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप हिस्सा बन सकते हैं. मेंबरशिप एक्शन प्लान पूरा प्रॉपर फॉलो करेंगे, उसके बाद आप हिस्सा बन. तो डेवलपमेंट्स यूं ही चलती रहती हैं. उसके बाद फिर 2013 में यूक्रेन वाज अबाउट टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन की कुछ कंडीशंस थी, और वो कंडीशंस क्या थी? कंडीशंस ये थी कि कंट्री के अंदर, यूक्रेन के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होंगी. क्या मतलब है इसका? कि इंडिविजुअल फ्रीडम होगी और हर किसी को उसका राइट टू फ्रीडम होगा. अब और एक और मेजर जो उनकी डिमांड ये थी यूरोपियन यूनियन की, कि वहाँ यूक्रेन के जो
यूक्रेन की जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनको रिलीज किया। यूक्रेन की पार्लियामेंट इसके फेवर में थी और उन्होंने ये डिमांड्स मान ली। जब उन्होंने ये डिमांड्स मान ली तो रशिया को लगा कि अब उसको कुछ बिगर स्टेप्स लेने चाहिए प्रिवेंट करने के लिए यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने से। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने ट्रेड सस्पेंड कर दी। रशिया ने ट्रेड सस्पेंड कर दी यूक्रेन के साथ, लेकिन ट्रेड सस्पेंड करने से भी कुछ ना हुआ। तो जब रशिया ने देखा मैंने ट्रेड सस्पेंड कर दी है लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मीटिंग की यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ। अब इसके अंदर रशियन प्रेसिडेंट ने ऑफर किया यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को कि यूक्रेन को $14 बिलियन का लोन दिया जाएगा रशिया की तरफ से। और इसके साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट ने यह भी ऑफर की कि चीप प्राइसेस ऑफ गैस ये भी ऑफर की। अब कंसीडरिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। अब जब यूक्रेन की पॉपुलेशन को ये पता चला, यूक्रेन के लोगों को ये पता चला कि हमारे प्रेसिडेंट ने इनकार कर दिया है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने से, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। नवंबर 2013 में वहाँ पर स्टूडेंट्स ने इंडिपेंडेंस स्क्वायर में यूक्रेन में प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। इन प्रोटेस्ट्स को फोर्सफुली जो है वो ख़त्म करा दिया गया। और 16 जनवरी 2014 में क्या होता है कि वहाँ पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है ब्लैक लॉज पास करते हैं। उन लॉज में क्या किया जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस और इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर लिमिटेशंस पुट कर दी जाती हैं। इसके अगेंस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे यूक्रेनियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड और प्रोटेस्ट बहुत ही स्वेयर होते चले गए। फिर इन प्रोटेस्ट को फोर्सफुली स्टेट ने ख़त्म कराने की कोशिश की और इसके नतीजे में काफ़ी लोगों की जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद फिर होता क्या है, इन प्रोटेस्ट के नतीजे में फिर यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट हैं वो उनको इम्पीच कर दिया जाता है और उनकी जो प्रेसिडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। अब जो नए प्रेसिडेंट आते हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। जब रशिया ये देखता है कि ये यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन हिस्सा बनने जा रहा है, तो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए रशिया क्या करता है, रशिया अटैक कर देता है, इन्वेड करता है क्राइमा के ऊपर। क्राइमा बेसिकली रशिया और यूक्रेन के बीच में एक छोटा सा इंडिपेंडेंट एरिया है। यूक्रेन कहता है ये हमारा हिस्सा है, लेकिन रशिया क्लेम करता है कि ये उसका हिस्सा है। तो जब स्फीयर बैकलैश आया वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो रशिया ने ये कहा कि क्राइमा पे इन्वेड करने का पर्पस ये था कि वहाँ पे रेफरेंडम कराया जाए कि वहाँ पे लोग शामिल यूक्रेन में होना चाहते हैं या फिर जो वहाँ के लोग हैं वो रशिया में शामिल होना चाहते हैं। तो रशिया ने जो स्टेटिस्टिक्स शो किए रेफरेंडम के, उसके अकॉर्डिंग 90% ऑफ द पीपल वर विलिंग टू ज्वाइन रशिया। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने, यूएसए ने और यूक्रेन ने, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस सर्वे को और इस रेफरेंडम के रिजल्ट को। फिर होता क्या है, जब इस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जब उन्होंने वहां पर अटैक किया था, तो फिर से जो मामलात हैं वो डिले हो गए यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने में। अब फिर 2017 में दोबारा से यूक्रेनियन जो पार्लियामेंट है वो ये कहती है कि वी वांट टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर आवर सिक्योरिटी। फिर उसके बाद अब करंट सिनेरियो में हम आ जाते हैं कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। 2021 में नेटो के चीफ की और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की एक मीटिंग होती है
जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि रशिया जो है बिल्ड अप कर रहा है अपने ट्रूप्स को बिल्ड अप कर रहा है कहाँ पे? ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। अब वेस्टर्न कंट्रीज फेयरफुल हैं क्योंकि रशिया पहले भी इन्वेड कर चुका है, हुआ है क्राइमा के ऊपर, तो रशिया फिर से इन्वेड कर सकता है। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा कि थ्रेट ऑफ वॉर जो है वो इमर्ज करेगा। अब अगर वॉर होती है तो वॉर सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेगी यूक्रेन तक, इट कुड बी द ट्रिगर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। अब यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने और जर्मनी ने और इसके बाद बोरिस जॉनसन, इन सब ने रशिया को वॉर्न किया है। क्या वॉर्न किया है? यूएसए ने क्या कहा है कि देयर वुड बी severe economic sanctions on the Russia, not just economic sanctions। अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन की मिलिटरीली भी उसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो द थ्रेट ऑफ वॉर इज लूमिंग अराउंड। तो इस वीडियो को कंक्लूड हम इस नोट पे करेंगे कि लेट्स होप द sanity prevails and the war between Russia and Ukraine does not happen। अभी recent development कल की ये है कि रशिया के डिप्लोमेट्स और यूएस के डिप्लोमेट्स की एक मीटिंग हो रही है जिनेवा के अंदर, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग का कोई खातिर खा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता रशिया की, क्योंकि डिमांड्स ये हैं कि नेटो को ज़्यादा नेटो ऑलरेडी उसको सराउंड कर चुका हुआ है, तो नेटो को रशिया के बॉर्डर्स के अंदर यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस को कम करना है। ये सबसे बड़ी रशिया की डिमांड है। तो इसका हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी वॉर इन दो कंट्रीज के बीच में ना हो। अगर तो वॉर होगी तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इट could be the starting point of World War III। Thank you very much।